और सबसे पहले हम बात करेंगे तैयारा हादसे के हवाले से। इस बदनसीब तैयारे में जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनमें से 2 तो ऐसे लोग थे जो मुर्जाना तौर पे बच गए, लेकिन जो बाकी जो इनमें जो लोग शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए, इनकी शनाख्त का अमल जारी है। जाँ बहक होने वालों और उनके अहल खाना के DNA के जो सैम्पल्स हैं वो कराची के फोरेंसिक DNA लैब यूनिवर्सिटी में जमा किए जा रहे हैं और सिंध के महकमा सेहत के मुताबिक PK 8308 के मुसाफिरों के अहल खाना अपने खून के नमूने दे सकते हैं जो कि हादसे में जहाँ बहक होने वालों की शनाख्त के लिए दरकार होंगे। PIA का ये बदकिस्मत तैयारा जो इतलात सामने आई है कि हादसे के मुहर्रिकात क्या बने, इसने लैंडिंग की कोशिश के वक्त रनवे से टकराया और उसके बाद दोबारा इसने टेक ऑफ किया और दोबारा अपने लैंडिंग गियर्स खोलने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुआ, लेकिन तब तक तैयारे को कुछ ऐसा डैमेज हो चुका था। जो अभी तक की जो शवाहिद हैं, ये कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो अभी तक बज़ाहिर जो शवाहिद नज़र आ रहे हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। तैयारे में बहुत सारी जाने गई और ख़ास तौर पे हम याद करना चाहेंगे हमारे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े सीनियर डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे, वो चैनल 24 के भी इससे पहले उनका दीगर चैनल से भी ताल्लुक़ रहा, और बहुत सारे हमारे ऐसे न्यूज़ एंकर, हम मुझ समेत बहुत सारे शफास में ऐसे बहुत सारे लोग जिनको उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ, वो हमारे लिए उस्तादों का दर्जा भी रखते हैं। अंसार नकवी साहब, वो भी इस बदनसीब तैयारे में सवार थे। PK 8303 में बहुत सारे ऐसे लोग इसमें सवार थे जिनकी अभी तक जो शनाख्त है वो नहीं हो सकी, और जो टेस्टिंग के मराहिल हैं ये अभी भी जारी हैं। DNA के सैम्पल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। पेशरफ्त क्या हुई इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवर, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? हादसा केस के अंदर अब तक 19 अफराद की जो है वो शनाख्त हुई है और इसके साथ साथ जो 78 अफराद बाकी हैं उनकी ताहाल शनाख्त मुकम्मल नहीं हो सकी है, जबकि जिना अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक 58 अफराद का पोस्टमार्टम जिना अस्पताल के अंदर किया जा चुका है। जबकि इसके साथ साथ जो अब सैम्पलिंग का मरहला है DNA के हवाले से DNA के नमूने भी हासिल कर लिए गए हैं पोस्टमार्टम के साथ साथ, और ये DNA के नमूने जामिया कराची की लैब को फराहम कर दिए गए हैं। जामिया कराची में DNA की रिपोर्ट आने के बाद बतदरीज जो इस सहने के अंदर अफराद जहाँ बाक़ हुए थे उनके जस्द खाकी शनाख्त के बाद वर्षा के हवाले किए जाएंगे। तो इस तरह अब 78 अफराद जो हैं कि जिनकी ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है, उनकी मैयतें ईदी और शिफा के सर्द खानों के अंदर पहुँचा दी गई हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से भी जो मुतल्लिक़ा अफराद हैं, उनके अहल खाना हैं, उनकी मावनत के लिए हिदायत पहले ही जारी की जा चुकी हैं। ताहम जो 78 अफराद बाकी रह गए हैं ताहाल उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है, जिसके लिए DNA के लिए भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी इस हवाले से हमें तफसीलात आगाह करने का। जो अभी तक रेस्क्यू के जो मराहिल हैं वो क्या कहाँ पहुँचे हैं, वज़ीर सेहत जो हैं वो इसमें ख्याल में अभी मीडिया से बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले ज़रा देखते हैं कि जो अभी तक पुलिस ने और कराची में जो भी इदारे काम कर रहे हैं उन्होंने मैयतों की शनाख्त के लिए क्या किया है और कैसे सैंपल जमा किए जा रहे हैं। हम चलते हैं हमारे तफसीलात के लिए। हमारे नुमाइंदे आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हमारा उनसे रब्ता हो सके बताइएगा क्या तफसीलात हैं अभी तक। मलीर मॉडल कॉलोनी जिला गार्डन में उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ अंदोनाक हादसा रोनुमा हुआ। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है उसका पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है और अब तक जो है वो यहाँ से 97 अफराद की जो लाशें हैं उनको यहाँ से निकाला गया है। और रेस्क्यू का जो दूसरा काम है उसका आगाज़ ताहाल नहीं हो पाया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो तहकीकाती टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगी, अपनी तहकीकात को मुकम्मल करेंगी और उसके बाद ही फिर यहाँ से जो मलबा है वो हटाया जाएगा। तो दूसरे फेज़ में जो जहाज़ का मलबा है वो यहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन वो ताहाल यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा वो मकान जो इसकी जद में आए थे और उन मकान को जिन मकानों को नुकसानात पहुँचा था उनके अतराफ़ जो पड़ा हुआ मलबा था वो तो हटाया गया है। अब से कुछ देर कबल गवर्नर सिंध हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे और उनके साथ जो है वफाकी वज़ीर हवाबाज वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने यहाँ का जायज़ा लेने के बाद जो है वक़्त का मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उनका कहना ये था कि इस वाक़े की जो है इस हवाले से कमीशन बनाया जाएगा और साथ साथ उनका कहना ये था कि जो मुतासरा अफराद हैं उनको जो है वो इमदाद भी की जाएगी। वो तमाम अफराद जिनके घर मुतासर हुए हैं, वो अफराद जिनकी गाड़ियाँ मुतासर हुई हैं, तो उनको भी जो इमदादी रकम है इन तमाम चीज़ों के जो अखराजात जो लोगों के नुकसान हुए हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद उठाएगी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे नुमाइंदे आसिफ हमारे साथ मौजूद थे। कराची
कराची तैयारा हादसे में मैयतों की शनाख्त के लिए पुलिस की जानिब से मैयतों और लवाहिकीन के जो DNA सैंपल्स हैं वो कराची यूनिवर्सिटी में लाए गए हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज जामे कराची के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइएगा कि PI के इस बदकिस्मत तैयारे में जो शहीद होने वाले मुसाफिर हैं उनकी शनाख्त के लिए कितने DNA सैंपल्स हैं जो कि अभी आप लोगों को मौसूल हो चुके हैं, जो कि DNA सैंपल्स आप लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं? देखिए, कल रात से सैम्पलिंग का सिलसिला जारी है और इस वक्त दो पैरेलल काम हो रहे हैं। एक तो ये जो रिलेटिव्स हैं उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि मैचिंग की जा सके। तो 51 फैमिलीज के सैंपल्स लिए जा चुके हैं अब तक जी। और इसके अलावा दो अस्पतालों से के साथ काम हो रहा है। जो 31 बॉडीज़ हैं सिविल हॉस्पिटल में उनके सैंपल्स आ गए हैं और जो 66 सैंपल्स हैं 66 बॉडीज़ हैं जिन्ना में उनकी पोस्टमार्टम के बाद सैंपल्स आने वाले हैं। तो ये इस तरह सैम्पलिंग का सिलसिला जारी है और ये DNA एक्सट्रैक्शन शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह ये काम जल्द अज जल्द करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि जो के तरीकाकार अपनाया जा रहा है DNA सैम्पलिंग का, इसके वाले से कहा जा रहा है कि लाहौर से कोई टीम आई है, मंगवाई गई है, कोई आपके पास इस हवाले से इत्तलात है? हाँ, मुझे ये पता चला है कि कोई टीम लाहौर से आने वाली है। बहरहाल यहाँ ये एक आला मेयार की लेबॉरेटरी मौजूद है जो दुनिया की टॉप लेबॉरेटरीज के बराबर तस्लीम की जाती है और यहाँ जो काम हो रहा है वो इंटरनेशनल लेवल का है। तो इस तरह जो सैंपल्स हमारे पास आ रहे हैं, जो सैंपल्स हमने खुद से कलेक्ट किए हैं वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से किए जा रहे हैं जी। तो वो मेरा ख्याल नहीं है कि इस सिलसिले में किसी मजीद मदद की ज़रूरत है। बहरहाल ये एक नेशनल ट्रेजेडी है, इसमें अगर कोई भी आके कोई हेल्प देना चाहता है तो उसमें कोई मज़ाक़ नहीं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहेगा कि जो घर वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो चाहते हैं कि एटलीस्ट ईद से पहले तक जो उनके प्यारे हैं उनकी मैयतों की शनाख्त हो जाए। कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त दरकार होगा इसमें? तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये जो सारे सैंपल्स हैं उनको DNA के लिए एनालाइज किया जाता है जो एक बहुत टेक्निकल काम है, बहुत सोफिस्टिकेटेड काम होता है और उसके बाद फिर ये जितने सैंपल्स हैं वो मैच किए जाते हैं जो रिलेटिव्स के सैंपल्स के साथ। तो इसमें खासा वक्त दरकार होता है। बहरहाल हमने ये स्ट्रेटजी एक की है कि जो रेफरेंस सैंपल्स हैं, जो रिलेटिव्स के सैंपल्स हैं वो हम पहले कर रहे हैं जी जी। ताकि जिस डेड बॉडी के साथ जिस रिलेटिव का सैंपल मैच होता जाए उन्हें फिर वो आइडेंटिफाई करके बताया जाए। वजह इसके कि हम सारे रिजल्ट के आने का इंतज़ार करें। हमने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो ये है कि हमने जो रिलेटिव्स के सैंपल्स हैं उनको ऑलरेडी उनका DNA करना शुरू कर दिया है ताकि डेड बॉडीज़ के जैसे ही सैंपल्स एनालाइज हों और जो मैच करता जाए उनको फिर बताया जा सके और ताकि उनकी तदफीन और जो भी सिलसिला है वो किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसलिए कल रात से ही कराची में जो प्यारे हैं जिनके अपने चले गए हैं इस तैयारा हादसे में, उन लोगों ने आके अपने DNA के जो सैंपल्स हैं वो भी देना शुरू कर दिए हैं ताकि जो प्रोसेस है शनाख्त का, तशखीस का, ये जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, ये अभी तक जो मुमकिन तौर पर वजूहात हो सकती हैं ये सामने आई हैं, लेकिन जो तफसीली वजूहात हैं वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन क्या ऐसे मौके पे कोई थ्योरी कायम कर लेना और उसके ऊपर कोई एक ओपिनियन बिल्ड कर लेना और फिर उस ओपिनियन को एडवोकेट करना शुरू कर देना, क्या ये मौजू है? क्या ये बात तय कर लेना कि इंजीनियरिंग का कोई मसला नहीं था और सारी की सारी पायलट की गलती थी, क्या ये दुरुस्त है हमारे साथ? एंड यू कैन नॉट ऑलवेज गेट अवे बाय ब्लेमिंग द डेड। एग्जैक्टली, ये बात भी हमें मलूज़ खातिर रखनी चाहिए। जिस वाले से मजीद बात करेंगे एविएशन एक्सपर्ट सुल्तान मोहम्मद हाली साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर 1994 का ये तैयारा था और पुराना तैयारा था, इसकी मेंटेनेंस में यकीनन काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होता है, बजट भी दरकार होता है और आई एम श्योर कि इंजीनियरिंग टीम भी इतनी काबिल थी कि वो उसको प्रॉपर्ली चेक करें कि उड़ान से पहले ये ठीक था या नहीं ठीक था, क्योंकि जो पायलट थे वो काफ़ी मतलब पुराने पायलट थे और जिन्होंने उनके ऑलरेडी ज़बरदस्त टाइम इस फील्ड में दे चुके थे। कहाँ गलती आ सकती है? क्योंकि कोई पायलट को ब्लेम कर रहा है, कोई तैयारे को ब्लेम कर रहा है और जो लोग अपनी अपनी थियरीज बना के मार्केट में दे रहे हैं।
जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो शफाक अहमद। यह बात सारी ये है कि तैयारा इतना भी पुराना नहीं था और एयरबस A320 जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और कल जो CEO हैं PIA के एयर मार्शल अरशद, आई एम प्राउड टू से कि मैं उनका उस्ताद रह चुका हूँ, बहुत ही काबिल अफसर हैं। उन्होंने खुद बताया कि इसका अल्फा चेक मार्च में हुआ था और अल्फा चेक जो है बहुत ही थॉरो चेक होता है जिसमें ये तयन किया गया था कि जहाज़ में कोई ख़राबी नहीं थी। दूसरे कि जहाज़ के टेक ऑफ से पहले एयरवर्दिनेस सर्टिफिकेट दी जाती है टेक्निकल के साइड से, तो वो भी दी गई। अब किसी को भी जो है दोष देना या जिम्मेदार ठहराना ये बहुत ही प्री मैच्योर है। और चूंकि जहाज का ब्लैक बॉक्स पे मिल गया है, ब्लैक बॉक्स पे ना सिर्फ ये कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है बल्कि कॉकपिट में जितनी भी गुफ्तगू हुई होती है और ज़मीन ट्रैफिक कंट्रोल से भी जो बातचीत हुई होती है, उसके अलावा एयरक्राफ्ट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी जो लास्ट रीडिंग्स होती हैं सब की सब रिकॉर्डेड है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जो एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया है वो भी गैर जानिबदार है और मैं समझता हूँ कि वो बात की तह को पहुँच जाएगा। सुल्तान साहब, एयरबस का ट्रैक रिकॉर्ड बिलाशुबा बहुत अच्छा है, लेकिन PIA का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 साल का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्रैशेस हो चुके हैं। कहाँ प्रॉब्लम देखते हैं आप? क्या मसला है कि क्यों बार बार क्रैशेस होते हैं? देखिए, जिस PIA की आप बात कर रहे हैं इसको एयर मार्शल नूर खान, एयर मार्शल अजहर खान ने कायम किया था और एक ज़माना था कि लाजवाब बाकमाल लोग, लाजवाब परवाज इसका जो है मोटो था। और इस भी फ़ज़ाई कंपनी ने एमिरेट्स, एयर माल्टा, कतर, गल्फ, इन सब को जो है वो अपने पाँव पे खड़ा किया। तो उसकी वजह यह है कि उस वक्त मेरिट के ऊपर काम होता था और कुछ सियासी भर्तियां नहीं होती थी। पिछले दिनों काफ़ी ये चर्चा रहा कि कई पायलट जो है वो उनके पास जाली डिग्रियां थी। तो जब इस किस्म का काम शुरू होगा तो फिर तो हम तो पस्ती की तरफ ही जाएंगे। आप पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं। गुल साहब जो है इनके 17,000 आवर्स थे फ्लाइंग के, तो ऑब्वियसली हम ये तो नहीं कह सकते कि इनएक्सपीरियंस थे या एयरबस, मतलब ऑब्वियसली ही वाज नेक्स्ट इन लाइन टू बी प्रमोटेड टू 777। बिल्कुल, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और मैं इनके बारे में पहले भी इनको मैं जानता हूँ। बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल थे, लेकिन बात यह कि खता इंसान से होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पायलट है सर। लेकिन मशीनरी की भी खता होती है, क्योंकि हमने जो कॉल भी सुनी थी उसमें बार बार कहते हैं कि वी हैव लॉस्ट द इंजन। दोनों इंजन एक साथ अगर फेल हो जाएं तो ये तो बहुत बहुत खतरनाक बात हो गई है। बिल्कुल, लेकिन जो उन्होंने कॉल दी है उसमें लॉस्ट था इंजन की बात की है, दोनों की बात नहीं की है। और अगर आप आज जो रिपोर्ट रिवील की गई है जिसमें रनवे के इंस्पेक्शन किया गया है उससे पता चलता है, और कल के जो एनी शवाहिद थे वो भी बता रहे थे कि एक दफ़ा पहले तैयारे को लैंड कराने की, बेली लैंडिंग करने की कोशिश की गई और लेकिन जहाज़ बेली पे नहीं टच किया, पहले लेफ्ट इंजन ने टच किया है ज़मीन को, उसके बाद फिर करेक्शन करने की कोशिश की है गालिबन पायलट ने, तो राइट इंजन जो है उसने टच किया है। अब ये ज़मीन पे टच डाउन करने की वजह से और फिर उसके बाद गो राउंड में इंजन में ख़राबी आई है, ये चीज़ें जो हैं ये हतमी नतीजे पे हम पहुँचेंगे जब एयर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो फाइनलाइज हो। सर, इंजन्स जो मिले हैं वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। इम्प्लिकेट यही होता है कि इंजन्स उस वक्त बंद थे जिस वक्त जहाज़ क्रैश हुआ है। क्या वजह हो सकती है इंजन्स के बंद होने की? लॉस ऑफ थ्रस्ट या ऐसी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बहुत सी वजूहात होती हैं। फ्यूल स्टारवेशन भी हो सकता है और उसके अलावा ये है कि टेक्निकल मैल फंक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों इंजन बैक वक्त बंद हुए, क्योंकि अगर एक इंजन बंद होता तब तो कोई मसला नहीं होता। एक इंजन के ऊपर तो जहाज़ कई हज़ार किलोमीटर जो है वो फासला तय कर सकता है। दोनों इंजन का बंद हो जाना है वो भी ख़तरनाक है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ज़रा तामुल से ये बात सुनिएगा कि अगर दोनों इंजन भी बंद हो जाते तो जहाज़ जो है वो ग्लाइड करके आ जाता। लेकिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक जो अप्रोच फनल है, दोनों रनवे मतलब कि दोनों रनवे के दोनों साइड्स के ऊपर 25 डिग्री के ज़ाविये में कोई बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए कि अगर कोई जहाज शॉर्ट ऑफ द रनवे टच डाउन करता है तो कच्ची जमीन होती है, वहां पे बेली लैंडिंग होती है तो तैयारा जो है वो बच जाता। लेकिन ये हमने नाजायज
पता नहीं किसके दबाव में आकर के, किन माफिया के दबाव में आकर के ये जमीनें जो हैं घरों के लिए, रहायशी के लिए कर दी। ये सर आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया है कि कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एयरपोर्ट की विसिनिटी में रिहायशी इमारात हो, रिहायशी जगह हो, और स्पेशली वहाँ पे ऐसी हाई राइज किस्म की अगर घर बने हो, बिल्डिंग्स बनी हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बात है। बहुत शुक्रिया जी, सुल्तान मोहम्मद हाली साहब हमारे साथ मौजूद थे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं भी बात करना चाहती थी इस पर, कि कहीं शफाती नहीं होता कि आपकी एयरपोर्ट की विसिनिटी में रेजिडेंशियल एरियाज़ हो, क्योंकि इससे पहले हम ये भी बात करते रहे हैं कि जी बहुत सारे तैयारे जो हैं वो इस वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि परिंदा उससे टकरा जाता है। इसी वजह से जब रिहायशी इलाके रहने वाले लोग जब रोटियाँ फेंकते तो वो आते हैं वहाँ परिंदे।